लेक्चरर। हमने लास्ट लेक्चर्स में बच्चे पिछली 2 शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा है, बात और उसके साथ क्लियरिंग इन द स्काई। इसमें जो आपके याद करने वाला, मेमोराइज करने वाला काम है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, हमने वो डिस्कस किए। सिनोनिम्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर के छोटे छोटे हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। दूसरी शॉर्ट स्टोरी के एंड पे मैंने कहा था कि तीसरी शॉर्ट स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा कि कन्फ्यूजन होती है बाज़ औक़ात। आमतौर पे जिसे हम सब्जेक्ट समझते हैं वो होता नहीं है, या जो होता है उसे हम समझते नहीं हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इस शॉर्ट स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर उस पर चला जाऊँगा, ग्रामर के उस पॉइंट के ऊपर। शॉर्ट स्टोरी का नाम है डार्क देवर and golden eyed। ई भी कैपिटल है, टाइटल है इसीलिए कैपिटल है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अमेरिकन राइटर ने लिखी है। मैं राइटर का इन डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं देता होता क्योंकि ये एग्जाम का सवाल ही नहीं बनता, इसीलिए। जब हम पोएट्री को उठाते हैं, पोएम की बात करते हैं, उसके पोएट की बात करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे पोएट्स को भी डिस्क्राइब करते होते हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते होते हैं। डार्क, ये एडजेक्टिव है, ओके। गोल्डन आइड, ये भी एडजेक्टिव है। मैं ज्यादा आपको इन डिटेल नहीं लेके जाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकती हैं। मैं सिर्फ आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। अब इसको मैं अगर आसान अल्फाज में या सीधा करूं तो बेसिकली ये था, वे वर डार्क, वे वर गोल्डन आइड। इसका भी डी आप कैपिटल कर सकते हैं, मैंने वैसे संभाल दे दिया। ये देवर डार्क, देवर गोल्डन आइड। डार्क स्याह, काले, गोल्डन आइड सुनहरी आंखों वाले। अब इसको यूं नहीं लिखा जा सकता डार्क एंड गोल्डन आइड, यानी देवर डार्क देवर। यहाँ कॉमे का आना इसेंशियल है, यहाँ पे जरूरी है। यहाँ कॉमा अगर नहीं लगाएंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत हो जाएगा। क्यों कॉमा आया है एंड के साथ? क्योंकि गोल्डन आइड और जो डार्क है ये सेम लाइक एडजेक्टिव्स हैं। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, जब हम एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि इसको अगर हम सिंपल खोल के लिखें तो ये ऐसे है, देवर डार्क, वो रंग के काले, देवर गोल्डन आइड और सुनहरी आंखों वाले। ठीक हो गया। ये शॉर्ट स्टोरी है, इसे साइंस फिक्शन कहते हैं। है तो फिक्शन ही, जाहिर सी बात है, पर फिक्शन के अंदर कैटेगरीज हैं। हम इसे नाम दे देते हैं जी, क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी आने वाले जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में ये शॉर्ट स्टोरी हमें बताती है, तो इसे हम कहते होते हैं साइंस फिक्शन। ये है साइंस फिक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है
करैक्टर्स हैं इसके अंदर, हैरी है, हैरी की बीवी है, उसके 3 बच्चे हैं। जमीन पे जंग छिड़ जाती है। जो ही जंग छिड़ती है तो 1000 लोग होते हैं, वो रॉकेट्स में बैठ के मरीख पे चले जाते हैं। तो इट इज़ नॉट ए रियलिटी। इसीलिए हम कहते हैं कि इमेजिनेशन बेस्ड कहानियाँ होती हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, फिक्शन होता है। तो वो मरीख पे चले जाते हैं, और जब मरीख पे जाते हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, चूँकि इन्वायरमेंट टोटल डिफरेंट होता है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जो बिल्डिंग्स, इमारत, पहाड़ियाँ, वहाँ के मौसम, सब कुछ वो डिफरेंट होता है। और जब ये वहाँ पे जाते हैं तो पहले ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। वहाँ पे भी नहीं रह पाएंगे। हैरी कहता है जी वापस चलते हैं, लेकिन उसकी बीवी कहती है अब हम बहुत मीलों का सफ़र तय करके, हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके यहाँ पे आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम वापस नहीं जा पाएंगे, तो बहादुर बनो और यहाँ पे रहने की तैयारी करो। तो फिर भी रेजिस्टेंस वो शो करता है हर हवाले से। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बाहर की जो चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है उनकी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, और फिर उनका जो इनर वर्किंग ऑफ माइंड होता है वो भी बदलना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को मरीखी लोग कंसीडर करना शुरू कर देते होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, ये कब होता है, वो अपने आप को कंसीडर कब शुरू करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब एक खबर आती है कि एटम बम ज़मीन पर फट चुके हैं, ज़मीन को तबाह कर चुके हैं, और जितने भी तैयारे थे वो सारे के सारे रॉकेट्स ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, अब यहाँ पे कोई और रॉकेट नहीं आएगा। तो ये एक वो टर्निंग पॉइंट होता है जो अनकॉन्शियसली उनके माइंड्स में भी बैठ जाता है कि अब तो हम वापस नहीं जा सकते, दिस इज़ आवर होमलैंड, और दे स्टार्ट कंसीडरिंग दैट प्लेस देयर होम प्लेस। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके माइंड के अंदर भी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर हालात ज़मीन के बहुत अरसे बाद बेहतर होते हैं, और यहाँ से रॉकेट्स जाते हैं, उन्हें ख्याल आता है कि हमने अपने बंदे मरीख पे छोड़े थे, तो जाकर वापस ले आते हैं। तो ये रॉकेट्स के लोग वहाँ जाकर ढूंढ के वापस आ जाते हैं। उन्हें नज़र भी आ रहे होते हैं सामने लोग, लेकिन वो इतने फिजिकली चेंज हो चुके होते हैं, मेंटली भी जाहिर सी बात है साथ साथ चेंज हो गए हैं। वो सारी चेंजिंग आ गई है उनके अंदर कि जो ज़मीन से गए लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे, और जो वहाँ पे खड़े हुए लोग होते हैं दे कंसीडर देमसेल्व्स मार्शियंस, वो अपने आप को मरीखी कंसीडर करते हैं और वो भूल जाते हैं। नो डाउट स्टार्ट के अंदर एक नॉस्टैल्जिया रह जाता है, स्टार्ट के अंदर वो अपनी ज़मीन और अपनी, और वो जो एक ख़ानदान है हैरी का, वो अपने साथ कुछ ज़मीनी चीज़ें साथ लेके भी जाता है। लेकिन चूंकि हालात ऐसे बन जाते होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी आइडेंटिटी भी खो बैठते हैं और मरीखी बन जाते होते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, ख़ासतौर पे 2 चीज़ें हैं। एक को हम यूँ देख लें कि एक है यूटोपिया, कुछ एलिमेंट्स यूटोपियन वर्ड के होते हैं, और एक है जी डिस्टोपिया। अच्छा, ये भी इमेजिनेशन बेस्ड वर्ल्ड है, ये भी इमेजिनेशन बेस्ड वर्ल्ड है, मगर इसके अंदर एवरीथिंग इज गुड। अब ये डिस्टोपिया जो है ये भी इमेजिनेशन बेस्ड होता है, मगर इसके अंदर एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, दोनों इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बैड। अब हमने ना जब शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे, और आप लोग क्या करेंगे बच्चे, आप लोग जो ऐसे एलिमेंट्स जो गुड है, जो अच्छे हैं, और वो भी है इमेजिनेशन बेस्ड, जो भी हम पढ़ेंगे ये भी इमेजिनेशन बेस्ड, जो अच्छे एलिमेंट्स आते जाएंगे वो यहाँ आप लिखते जाइएगा, जो बैड एलिमेंट, हॉरिफाइंग एलिमेंट्स आते जाएंगे वो आप ये इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में लिखते जाएंगे। फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे
ज़मीन की कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आबो हवा बहुत अच्छी है, यहाँ पे रहना सहना बहुत अच्छा है, यहाँ की खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बुरी है और वो क्या है, वॉर। यानी यूँ समझ लें कि शायद राइटर एक मैसेज देना चाहता है कि ये जो कंडीशन है इंसान की, ये ऐसे है जैसे एक फेमस फिलोसोफर की कोट है, वो कहता है कि अ मैन इज वोल्फ टू मैन, एक आदमी की हालत दूसरे आदमी के लिए भेड़िए की तरह है। तो ये जो ये ह्यूमैनिटी है जिसे हम एक इंसानी पहलू कहते हैं, जिसे या इंसान है, जितने भी बनी नौ आदम है, इंसान है, ये अपनी हिफाजत के लिए इतनी चीज़ें बनाते जा रहे हैं और एटम बम बनाते जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या न्यूक्लियर न्यूक्स बनाते जा रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसा वक्त आएगा ये अपना ही तबाही, अपने ही तबाही का नुकसान और अपनी तबाही का सामान खुद बना भी रहे हैं और इसका अजाला भी इन्हें खुद करना पड़ेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये खदशा है जो राइटर के यहाँ है, कहता है कि ये जो वॉर का एलिमेंट है ना, अगर इस एलिमेंट को निकाल दिया जाए तो ये जो वर्ल्ड है जिसे हम अर्थ कहते हैं, ज़मीन है, ये यूटोपियन वर्ल्ड है। ये ऐसी उसकी वजह ये है कि जितने भी प्लैनेट्स इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं जिनको इंसान ने अभी तक मुसख्खर किया है, या और भी हैं जहाँ तक इंसान अभी नहीं पहुँच पाया, जो इंसान के इल्म की बात है वो ये है कि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जो इंसान की ज़िंदगी, या मैं यूँ कह लूँ कि लाइफ के लिए, हर चीज़ की लाइफ के लिए एक सूटेबल प्लैनेट है और एक आइडियल प्लेस है रहने के लिए। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग है, ये एक जन्नत है राइटर के अकॉर्डिंग, ये एक यूटोपियन वर्ल्ड है। अगर इसके अंदर ये एलिमेंट वॉर का जो एलिमेंट है अगर ये निकाल दिया जाए, क्योंकि ये जो वॉर का एलिमेंट होता है ये इंसान से इंसानियत छीन लेता होता है और फिर इंसान, और ये बेसिकली विल टू पावर होती है। ये इंसान, चूंकि इंसान भी एक जानवर था और जानवर ही है, तो ये विल टू पावर जो होती है, ये दूसरों को कंट्रोल करने की जो विल होती है, ख्वाहिश होती है, ये इंसान को मजबूर करती है ये सारी चीज़ें बनाने की और एक दूसरे पर वार मुसल्लत करने की। वो राइटर कहता है कि ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, चूँकि न्यूक्लियर न्यूक्स हम डेवलप कर चुके हैं, तो अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो फिर पूरी जो अर्थ है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी इन न्यूक्लियर न्यूक्स की वजह से। तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। अभी जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है, मरीख, मार्स, जहाँ पे वो पहुंच चुके हैं, अब वहाँ पे एवरीथिंग इज बैड। वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे वेदर अच्छा नहीं है, वहाँ पे सब्जियाँ अच्छी नहीं है, वहाँ पे उनकी रंगत बदल गई है, वहाँ पे उनकी मेंटालिटी बदल गई है। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ प्लैनेट। तो हर चीज़ बुरी है सिवाय एक चीज़ के, क्या? वहाँ वॉर का एलिमेंट नहीं है। ठीक हो गया, वहाँ जंग नहीं है। सही है, अगर एक जंग वहाँ नहीं है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ एटलीस्ट लाइफ एग्जिस्ट, वो कर गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, हर चीज अच्छी है, हमारे पास जन्नत है पूरी, मगर ये जो वॉर का एलिमेंट है ये एक खतरा है, एक थ्रेट है ह्यूमन लाइफ की तरफ कि ये पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा और इंसानों का ही खात्मा कर देगा। तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसे वो वहाँ पे गए, फिर हालात बदले, फिर फिजिकली चेंज आया, फिर मेंटली चेंज आया, फिर यहाँ से रॉकेट गए, लेकिन वो मतलब ना उन्होंने रिकग्नाइज किया ही नहीं, ना इन्होंने उन्हें रिकग्नाइज किया, तो वो वहीं पे रह गए और ये वापस आ गए। तो कहानी यहाँ पे एंड होती है, इख्तिताम पजीर होती है। तो इसमें जो लेसन है और सिंबलिज्म है, अर्थ एक सिंबलिज्म है, मार्स एक बजाते खुद बहुत बड़ा सिंबलिज्म है, और फिर हम आगे चल के देखेंगे शॉर्ट स्टोरी के अंदर कि एक फियर होता है, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक फियर होता है, खौफ होता है। बेसिकली खौफ भी एक सिंबल होता है। तो इनको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ, मगर टेक्स्ट से पहले जो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, तो मैं वो सब्जेक्ट समझाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आमतौर पे बच्चे, जैसा कि हमें पता है कि एन एक्शन डूअर इज ए सब्जेक्ट। काम, जैसे फाइल कर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया। जैसे हम मिसाल देते हैं कि
ही प्लेज क्रिकेट। अब देखें इसमें जो ही है ये एक्शन डूअर है, ये एक्शन प्ले कर रहा है। कौन सा एक्शन प्ले कर रहा है? ये वाला एक्शन प्ले कर रहा है, खेल रहा है। तो ये एक एक्शन है और ये एक्शन डूअर है, और जो एक्शन डूअर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये तो एक इंतहाई आम सी बात थी जो कि हर किसी को पता है। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं कहता हूं शी इज ब्यूटीफुल। अब इसमें जो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप फौरन बताएंगे कि इसमें जो शी है ये सब्जेक्ट है। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक्शन क्या प्ले हो रहा है, तो आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्शन प्ले ही नहीं हो रहा। तो आमतौर पे जो हमारी सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है कि जो एक्शन डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आके वो डेफिनेशन फ्लॉप हो जाती है। तो ये भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी है सब्जेक्ट के मुतालिक जो हमें पढ़ना चाहिए। वो ये है कि आप ये चूंकि एक्शन डूअर नहीं है, बावजूद इसके ये है सब्जेक्ट, एक्शन डूअर नहीं है, तो फिर हम क्या कहते होते हैं? एक्शन डूअर को तो सब्जेक्ट कहते हैं। फिर इसको अगर हम सब्जेक्ट कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि about which subject is about which, मैं यहां लिख देता हूं, about which something is told in a sentence, something is told in a sentence, that is called subject also. अब इस फिक्रे के अंदर हमने देखना है कि किसके मुतालिक बात की जा रही है। तो लामहला तौर पे शी के मुतालिक बात की जा रही है। इस फिक्रे में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो भी बच्चे क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट को आप डिफाइन आसानी के साथ कर सकते हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ एक्शन डूअर नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके मुतालिक फिक्रे में कुछ बताया जा रहा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या क्या चीजें सब्जेक्ट हो सकती है। मैं रैपिडली बताने की कोशिश करूंगा, ऐसे देखिएगा। नंबर 1 नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, अली, असलम वगैरह वगैरह। नंबर 2 प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये जो नाउन होता है ये क्या होता है? आमतौर पे आपको पता है इसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। और ये जो प्रोनाउन होता है इसे हम कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स। ये नाउन को रिप्लेस करते होते हैं। जो रिप्लेस नहीं करता वो प्रोनाउन नहीं होता। अच्छा, तीसरी चीज जेरेंड भी सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर सकती है। जेरेंड क्या होती है? जेरेंड आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो बतौर नाउन फंक्शन जब प्ले करे तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, तो जो स्मोकिंग है, मिसाल के तौर पे देखिए मैं लिखता हूं यहां पे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, तो किसके मुतालिक बात की जा रही है? स्मोकिंग के मुतालिक बात की जा रही है। तो अगर स्मोकिंग के मुतालिक बात की जा रही है तो स्मोकिंग सब्जेक्ट है। तो ये है क्या? बेसिकली ये जेरेंड है, और जेरेंड भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। जेरेंड भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, क्लॉज भी एक सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर सकती है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक क्लॉज फंक्शन प्ले कर सकती होती है, यानी स्टार्ट के अंदर सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, और ये क्लॉज बन जाती है, और इसी क्लॉज के मुतालिक बात होती है, तो फिर आगे मेन वर्ब आता है। हमने काफी सारी एग्जांपल्स पीछे पढ़ी थी। आमतौर पे जैसे मैं बताता हूं, दैट ही इज योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट है। दैट ही इज, और ये क्लॉज है, दैट ही इज योर ब्रदर डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बीटिंग हिम, यानी वो तुम्हारा भाई है, ये चीज मुझे उसे मारने से रोकती नहीं है। समझ आ रही है ना? तो ये भी एक फंक्शन प्ले कर सकती है। इतना फिलहाल काफी है आप लोगों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और टेक्सचुअल स्टडी करते हैं, और उसी टेक्स्ट को लेके हम आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
किताबें आपके पास खुली हुई होंगी, पढ़ते हैं जी। द रॉकेट मेटल, मेटल धात को कहते हैं, रॉकेट रॉकेट को कहते हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो, मीडो ग्रासलैंड्स, सब्जाजार जिसे कहते हैं। विंड्स, विंड कहते हैं गस्ट को, हवाएं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स, सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी पड़ गई। पास्ट की बात है क्योंकि डिस्क्रिप्शन पास्ट में चल रही है। इट्स लिड, लिड कहते हैं कवर, लिड कवर या कवरिंग, टॉप जिसे कहते हैं, यानी ढकना जिसे कह रहे हैं, दरवाजा कह रहे हैं। इट्स लिड गेव ए बल्जिंग, बल्जिंग कहते हैं इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, या आउटवर्ड जिसे कहते हैं बढ़ती हुई। पॉप, पॉप कहते हैं एक्सप्लोजन या बर्स्ट, धड़ाम की आवाज जिसे हम कहते हैं। तो इट्स लिड गेव ए बल्जिंग पॉप, इसके दरवाजे से धड़ाम की आवाज आती है, यानी इसका दरवाजा धड़ाम की आवाज से खुलता है, खटाक की आवाज से खुलता है, जोर से आवाज आती है। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक इंटीरियर कहती हैं कंट्रोल रूम, ऐसा कमरा जिसके अंदर जो चीजें कंट्रोल करने के लिए तैयार की होती हैं, जिनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती हैं या इस तरह की मशीनरी होती है, उसे क्लॉक इंटीरियर कहते हैं। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी मशीनी हिस्से से स्टेप्ड, स्टेप कहते हैं एडवांस्ड, स्टेप्ड एडवांस्ड या मूव्ड, स्टेप्ड अ मैन, ए वुमन एंड 3 चिल्ड्रन। इसके मशीनी हिस्से से, क्लॉक इंटीरियर कंट्रोल रूम से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकलते हैं। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर, पैसेंजर्स ट्रैवलर्स, दूसरे मुसाफिर वर्ल्ड अवे, वर्ल्ड अवे, वर्ल्ड अवे का मतलब होता है मूव्ड, गायब हो जाना, भाग जाना, स्पीड मार के, रश जिसे कहते हैं। The other passengers whirled away, कहां भाग गए, कहां गायब हो गए? Across the Martian meadow, across उस पार, across का मैंने आपको बताया था कि सरफेस के उस पार की जब बात होती है वहां across लगाते हैं। Across the Martian meadow, मरीखी सब्जाजार के उस पार भाग गए, स्पीड भाग गए, कॉमा leaving the man alone among his family, उस आदमी को उसके कुंबे के साथ तन्हा छोड़ते हुए। अब ये जो कॉमा के बाद लिविंग, ये आप पीछे डिटेल पढ़ चुके हैं, पार्टिसिपल क्लॉज होती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज होती है वो कंटिन्यूटी मीनिंग देती होती है। अब इसका मतलब ये होगा कि दूसरे मुसाफिर उस आदमी को तना उसके कुंबे के साथ छोड़ते हुए सब्जाजार के, मरीखी सब्जाजार के उस पार स्पीड के साथ भाग गए, आग बगोला हो गए, भाग गए, आग बगोला कहता हूं, हवा की तरह बगोला हो गए, भाग गए। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, felt his hair flutter, the man felt his hair flutter। अच्छा आप देखें जी, the man felt his hair flutter। अब इसमें जो flutter है ये वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये bare infinitive है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये bare infinitive क्यों इस्तेमाल हुआ है। अब आप अगर याद करें तो मुझे आप भी जवाब दे सकते हैं कि यहां फ्लटर क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये जो फेल्ट है ना बच्चे, ये फील की सेकंड फॉर्म है, और जो फील है बेटा वो कौन सा वर्ब है, फील सेंसरी वर्ब है, और सेंसरी वर्ब के बाद यानी ये कौन सा वर्ब है, सेंसरी वर्ब है। और सेंसरी वर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सेंसरी वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके बाद फ्लटर भी, मतलब बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है और फ्लटरिंग भी आ सकता है। अगर बेयर इन्फिनेटिव होगा तो एक्शन कंप्लीट होगा, अगर आईएनजी फॉर्म होगी तो एक्शन कंटिन्यू होगा। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे ये फ्लटर आ रहा है। बात समझ आ रही है ना, ये सेंसरी वर्ब की वजह से फ्लटर आ रहा है। तो फ्लटर कहते हैं फ्लैप, फ्लैप, फ्लैप यानी फड़फड़ाना या रफल जिसे कहते हैं, RUFFLE रफल, लहराना या फड़फड़ाना। The man felt his hair flutter, आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं। And the tissues of his body draw tight, tissues muscles of his body, उसके जिस्म के जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो रेशे हैं, draw tight, tight कहते हैं stiff, अकड़ गए। As if, याद होगा पीछे भी मैंने आपको as if के बारे में बताया था कि as if जो होता है ये इसका इस्तेमाल
आमतौर पे हम सब्जेंटिव मूड में करते होते हैं, और उसके आगे हम क्या लगाते होते हैं, देखें क्या है, एज इफ ही वर स्टैंडिंग। अब दो चीजें इसमें आ गई, एक एज इफ आ गया और दूसरा ही के साथ वर खड़ा है, आमतौर पे ही के साथ वाज होता है। अब आप जब फर्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे ऐसे स्टेटमेंट तो आप कहेंगे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें तो पता है कि ही के साथ हमेशा वाज आता है, वर तो आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वर का इस्तेमाल है, तो ये मैं समझाता हूं। एज इफ ही वर स्टैंडिंग, जैसे वो खड़ा हो, एज इफ ही वर स्टैंडिंग, जैसे वो खड़ा हो, एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं स्पेस, एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, खला के वस्त में, जैसे वो खला के वस्त में खड़ा हो, खड़ा था नहीं, खड़ा हो, इसे सब्जेंटिव मूड कहते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर आगे हम मूव करेंगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा सब्जेंटिव मूड के बारे में, कि जो सब्जेंटिव मूड होता है ये कैसे क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे भी अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके लिए आसानी हो, आपको पता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो देखिएगा, सब्जेंटिव, सब्जेंटिव, ये जो सब्जेंटिव होता है बच्चे, देखिएगा किन चीजों के लिए होता है, थिंग्स assumed और wished for, ऐसी चीजें जो assume की गई हो, तसव्वुर की गई हो, हकीकी ना हो या ख्वाहिश की गई हो, ऐसी चीजों के इजहार के लिए सब्जेंटिव मूड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, मफरूजे पर मबनी जो स्टेटमेंट होती है, इसका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज है कंट्रेरी टू फैक्ट, यानी हकीकत के बरक्स, हकीकत कुछ और है और ये कुछ और है। अच्छा, रिकमेंडेशन के लिए या सजेशन के लिए, ये सब्जेंटिव मूड का इस्तेमाल होता है। अब ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि चीजें जो अस्यूम्ड होती हैं, विश्ड फॉर होती हैं, या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है, कंट्रेरी टू फैक्ट एक स्टेटमेंट है, या किसी को हम रेकमेंड कर रहे हैं कोई चीज या सजेस्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो उसके लिए जो मूड का इस्तेमाल किया जाता होता है वो सब्जेंटिव मूड होता है। अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेंटिव मूड, इसको जरा इसका स्ट्रक्चर समझें। एक इसका पास्ट में होता है और एक इसका, यानी प्रेजेंट में सब्जेंटिव मूड कैसे वर्क करता है, पास्ट में सब्जेंटिव मूड कैसे वर्क करता है, इसको जरा हम देखते हैं। और मैं इसे यूं कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। प्रेजेंट के हवाले से हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो चेंजेस आती हैं वो देखें क्या चेंजेस आती हैं। पहले फॉर एग्जांपल जो इज, एम, आर होता है वो बी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा?
बी में बदल जाता है। इज एम आर किसमें बदल जाता है? बी में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल it is needed that he be made a president। बना लिया जाए, बना नहीं है, हकीकत नहीं है, हकीकत के बरक्स। और ये एक ये विश भी हो सकती है, एक रिकमेंडेशन भी हो सकती है, एक सजेशन भी हो सकती है। तो इसमें जो इज एम आर है, ही इज मेड जो है वो उसकी जगह पे हमने इज एम आर को किसमें बदल दिया? बी में बदल दिया। ठीक हो गया। दूसरा जो इसका एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो एस या ई एस क्या हो जाता है बेटा? एस या ई एस को हम ड्रॉप कर देते हैं। एस ई एस ड्रॉप्ड हो जाता है। ये ड्रॉप्ड है, ये ड्रॉप कर देते हैं एस ई एस को। एस ई एस के बगैर हम बात को लिखते हैं कैसे? मिसाल के तौर पे मैं जैसे कहता हूं कि इट इज नेसेसरी दैट he give up smoking। It is necessary that he give up smoking। बेसिकली यहाँ पे he के साथ क्या आना चाहिए बेटा? gives, लेकिन s ड्रॉप हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी रिमूव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ना मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताता हूं। इसके इंडिकेटर देखें बेटा। एक्सक्यूज मी। इंडिकेटर्स इसके देखें। जो निशानियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? मैं पहले वर्ब्स बताता हूं आपको। ये फॉर एग्जांपल कुछ वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रेकमेंड है, जैसे सजेस्ट है, रेकमेंड हो गया, सजेस्ट हो गया। जैसे इंसिस्ट है, जैसे प्रेफर है, etc etc। अब इसके अलावा कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, वो भी इंडिकेटर होते हैं हमारे सब्जेक्टिव प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के। और वो कौन कौन से हैं जरा देखेंगे। एडजेक्टिव्स में नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, नीडेड या इसेंशियल, इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ ये सब्जेक्टिव मोड का इस्तेमाल होता है। ये इंडिकेटर होते हैं। और इनके बाद दैट का इस्तेमाल होता है। इनके बाद किसका इस्तेमाल होता है बेटा? दैट का। ये जैसे ये दैट। तो ये प्रेजेंट के सब्जेक्टिव मोड है। अब आ जाते हैं पास्ट के अंदर। पास्ट के सब्जेक्टिव मोड को देखते हैं हम जरा। इसमें जो चेंजेस आती हैं वो जरा देखें बेटे। जो वाज होता है ये नंबर 1 वर में, और नंबर 2 हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। ये
जो चेंज करते हैं ये चेंजिंग होती है। और इसके फिर इंडिकेटर्स देख लें बेटे। इसके जो इंडिकेटर्स हैं हाँ जी, इसके इंडिकेटर्स में इफ, एज इफ, एज दो, would that, or that, would not, ये इसके बेटा इंडिकेटर्स होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल एक दो कोट करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ इफ ओनली भी होता है, जैसे मैं कहता हूँ would that, if only, oh that he were rich। अब ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये काश का मीनिंग दे रहे हैं। किसका मीनिंग दे रहे हैं बेटा? काश का मीनिंग दे रहे हैं। काश वो अमीर होता, हाँ नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल देखें। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं यहां पे। माई अंकल वाज वीपिंग एज इफ ही वर ए चाइल्ड। अब जैसे यहां पे ही के साथ वर है, अब यहां देखिए माई अंकल वाज वीपिंग एज इफ, ये इंडिकेटर आ गया। अब ही के साथ आपने यहां पे क्या लगाना है? वर लगाना है। अगर आप वाज लगाएंगे तो वो सेंस नहीं बन पाएगी जो आप सेंस देना चाह रहे होंगे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये एक सब्जेक्टिव मूड था, इसको मैं चाह रहा था कि आप लोग एक दफा जहन में बिठा लें और इसको अच्छे से लिख के इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आते जाए उनके ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश करते जाए। जी। And the tissues of his body draw tight as if he were standing at the center of a vacuum। उसके जिस्म के रेशे ऐसे अकड़ गए जैसे वो खला के वस्त में खड़ा हो। His wife before him, अब before जो him है उससे पहले भी कॉमा है, उसके बाद भी कॉमा है, पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट है। निकाल दे कोई मसला नहीं, ग्रामेटिकली बात ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली इसमें इजाफा हो जाता है, मीनिंग का इसमें इजाफा हो जाता है। His wife before him, उसके सामने उसकी बीवी seemed दिखाई दी almost तकरीबन to well away, गायब होती हुई in smoke, धुएं के अंदर उसकी बीवी उसके सामने तकरीबन गायब होते हुए महसूस हुई या दिखाई दी। The children, comma, small seeds, comma। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकूंगा आप लोगों को और एक चीज समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि पीछे हमने जो पढ़ा है वो था पैरेंथेसिस। ये भी लिखा हुआ वैसे है, इससे पहले भी नाउन कॉमा है, इसके बाद भी कॉमा है, दरमियान में एक चीज है, मगर इसे हम पैरेंथेसिस नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं एपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा? एपोजिशन कहते हैं। ये मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एपोजिशन कहते हैं। अब एपोजिशन क्या होती है? नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कॉल्ड एपोजिशन, जो उससे आगे दी गई होती है। और उसके लिए भी यही सेम कॉमे का इस्तेमाल होता है, पहले कॉमा लगा। अगर एंड पे एपोजिशन खड़ी हो नाउन के बाद तो फिर सिंगल कॉमा आता है, अगर दरमियान में हो तो फिर आपको लामाला तौर पे दो कॉमास लगाने पड़ते हैं, एक पहले कॉमा लगाना पड़ता है, एक बाद में कॉमा लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूं कि अली कॉमा माय नेबर कॉमा, इज या आर कमिंग,
इस बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, अली कॉमा माय नेबर कॉमा, अब ये जो दो कॉमा लगे हुए हैं और दरमियान में ये ठीक है पैरेंथेटिकल है, इसे निकाल दें, फिक्रा गलत नहीं है, ग्रामेटिकली फिक्रा ठीक है, लेकिन इसे हम अब नाम दे देंगे किस चीज का, एपोजिशन, नाउन एंड एपोजिशन, यानी नाउन की एपोजिशन है। अब ये जो माय नेबर है ये कौन है, ये कोई और नहीं है बल्कि ये अली ही है। इस अली के बारे में बात हो रही है, तो एक ही अली है, तो अली अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगा, आर नहीं आएगा। ये जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली नाउन की है, नाउन के बारे में बात हो रही है, इसे कहते हैं एपोजिशन। और एपोजिशन के लिए पंक्चुएशन का एक सवाल है, एपोजिशन के लिए बेटा आप अगर एंड पे एपोजिशन हो तो फिर आपको एक कॉमा लगा के एपोजिशन लिखनी पड़ती है, नाउन के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसी नाउन की एपोजिशन। अगर दरमियान में आ जाता है तो फिर उस नाउन के बाद जिसकी एपोजिशन है उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे, उस एपोजिशन के बाद भी कॉमा लगाएंगे और आगे बाद। अब देखिए, द चिल्ड्रन, बच्चे, स्मॉल सीड्स, छोटे बीज, ग्रेन्स जिसे कहते हैं। अब कौन है छोटे बीज? यही बच्चे हैं, बच्चे यानी छोटे बीज, बच्चे। माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी सॉन, सॉन कहते हैं स्कैटर्ड, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है बी सॉन। टू ऑल द मार्शन क्लाइम्स, क्लाइम्स का मतलब वेदर है यहाँ पे, मौसम, यानी मखसूस इलाके का मखसूस जो मौसम होता है उसके लिए क्लाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लाइमेट जिसे कहते हैं, ठीक हो गया, वेदर जिसे कहते हैं। अच्छा, तो बच्चे हैं वो छोटे बीजों की तरह, यानी छोटे बीज, बच्चे छोटे बीज, यानी बच्चे यानी छोटे बीज किसी भी लम्हे मरीखी आबो हवा में बिखर सकते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने ऊपर की तरफ, बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर को देखा। एज पीपल, एज कंजंक्शन है और यहाँ पे एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। एज पीपल लुक टू द सन, जब हम लुक टू कहते हैं तो आंखों में आंखें डालकर देखने को कहते हैं, जब आप लुक एट कहते हैं तो किसी भी चीज के ऊपर ऐसे देखना को कहते हैं। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल, जैसे लोग ये बताने के लिए सूरज को देखते हैं, व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज, यानी वक्त क्या हुआ है, यानी उनकी जिंदगी में वक्त क्या हुआ है, यानी वक्त क्या हुआ है। His face was cold, उसका चेहरा ठंडा था, नहीं, कोल्ड का मतलब होता है कि अनरिस्पॉन्सिव, यानी जज्बात से आरी होना, तो उसका जो चेहरा था वो जज्बात से आरी था, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, विदाउट एक्सप्रेशन उसका चेहरा था। What's wrong? डायलॉग है, कोई पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? उसकी बीवी पूछ रही है, What's wrong? Wrong mean mischief, क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है? Asked his wife, उसकी बीवी ने पूछा। Let's get back on the rocket. Let us, ये जो कॉमा है ऊपर, ये बेसिकली क्या है? कंट्रैक्शन है, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कंट्रैक्शन के लिए जो चीज मिसिंग होती है वहां पे ऊपर कॉमा लगाते होते हैं। Let's get back, यानी let's get back, get back mean return. Let's get back on the rocket. आओ रॉकेट पर वापस चलते हैं। Go back to the earth, जमीन पर वापस चलने के लिए। Yes, जी हाँ, listen, सुनो। The wind blew, ये हवा जो है ये चली। The wind, हवा, blew, चली, हवा चली। As if to flake away their identities, हवा ऐसे चली जैसे उनकी आइडेंटिटीज, पर्सनैलिटीज, बीइंग्स, उनकी जो शनाख्त है। फ्लेक कहते हैं पील, छील जाना, यानी डिस्ट्रॉय करना के मीनिंग में आएगा फ्लेक अवे, ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो wind blew as if to flake away their identities, हवा ऐसे चली जैसे उनकी शनाख्तों की धज्जियां उड़ा दे, मतलब दिया नहीं है उसने, ये भी as if to flake away, ये भी क्या है? एक सब्जेक्टिव मूड की सेंस है। At any moment, किसी भी लम्हे the Martian air might drop mean pull या drag। At any moment, किसी भी लम्हे the Martian air might drop, निकाल सकती थी his soul, उसकी रूह, from him, उसके कालिब से, उसके जिस्म से। As, फिर एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए, as marrow एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, मादा होता है। As marrow, जैसे गुदा कहते हैं, as marrow comes from a white bone, जैसे सफेद हड्डी से गुदा बाहर निकलता है। He felt submerged mean plunged, गरकाब होना, मदगम होना, डूबा हुआ होना, या drenched या drunk in a liquid। He felt submerged in a chemical, उसने खुद को एक ऐसे कीमियाई मादे के अंदर गरकाब पाया या मदगम पाया। That could dissolve, जो डिसॉल्व कर सकता था, that could, जो कर सकता था। पास्ट के अंदर कुड का जो इस्तेमाल होता है, कुड प्रेजेंट में भी हो सकता है, कुड फ्यूचर में भी हो सकता है, कुड पास्ट में भी हो सकता है। पास्ट में जब ये इस्तेमाल करते हैं तो ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता होता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूं कि आई कुड बाय बुक्स बट आई डिडंट, मैं खरीद सकता था किताबें मगर मैंने किताबें नहीं खरीदी,
तो ये एबिलिटी के लिए होता है कोड का इस्तेमाल पास्ट में जब हम करते हैं। दैट कुड डिसॉल्व, डिसॉल्व कहते हैं डिस्ट्रॉय या डिफ्यूज, जो तबाह या नेस्त नाबूद कर सकती थी, केमिकल नेस्त नाबूद, कीमियाई मादा नेस्त नाबूद कर सकता था किसको? हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, एंड बर्न। अब ये जो डिसॉल्व एंड बर्न है, ये इसके पीछे ये देखें एक डिसॉल्व वर्ब है और फिर एंड बर्न है, ये दो वर्ब है। अब बात तो पास्ट की हो रही है क्योंकि ही फेल्ट सम मच, तो यहाँ पे डिसॉल्व आना चाहिए, यहाँ पे बर्न आना चाहिए, मगर पीछे देखें तो यहाँ पे एक मॉडल वर्ब खड़ा है कुड। तो इस कुड मॉडल वर्ब की वजह से, इस कुड मॉडल वर्ब की वजह से ये जो दोनों वर्ब्स हैं ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। इसके साथ आएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। That could dissolve his intellect and burn away his past, जो उसकी जहानत को तबाह कर सकता था और उसके माजी को जलाकर राख कर सकता था। मेरे ख्याल से यहां तक काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे शॉर्ट स्टोरी को आगे लेकर। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेशन जो पहला 2 पैराग्राफ्स हैं और ये जो अभी हमने पढ़ा है, इसको ट्रांसलेशन को रिवाइज जरूर करना है बेटे। और इसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, खास तौर पे सब्जेक्टिव मूड के हवाले से जो पढ़ा है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इस तरह का भी वर्ब का सवाल आ सकता है, जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब होते हैं ना, उसमें ऐसा सवाल बन सकता है। लिखा हो सकता है, माय अंकल वाज वीपिंग एज इफ ही डैश अ चाइल्ड, ही इज, ही एम, ही वर, ही वाज, तो आपने वर लगाना है। इसी तरह की ये करेक्शन आ सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये विश के लिए होती है या असम्पशन के लिए होती है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट होती है, या कंट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट होती है, या रिकमेंडेशन या सजेशंस के लिए ये स्टेटमेंट होती है। ये फैक्ट नहीं होती, फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि ये कंट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट होती है। उसके लिए यूं हम इस्तेमाल करते होते हैं। फिर सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा हमने थोड़ा सा देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर ये चीजें और भी बहुत सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट का फंक्शन प्ले करती हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए इतना काफी हमारे लिए। आगे चल के हम मजीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपने रिवाइज करना है अच्छे से बेटे इनको। जो मसला हो, किसी किस्म का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।